स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो जैसे स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का, ठीक है, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो स्टूडेंट्स, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई दो प्रतिरोध हैं, ठीक है, R1 ये 2 ओम का है और R2 ये भी 2 ओम का है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, कोई दो प्रतिरोध हैं, 2 ओम के 2 ओम के, ठीक है। और अगर हमें चाहिए 4 ओम का एक प्रतिरोध चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। क्या कर सकते हैं कि या तो हम ऐसा कुछ इसमें कॉम्बिनेशन करें कि हमें 1 ओम का एक प्रतिरोध मिल जाए, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जा करके जैसे मान लो इन लोगों को ऐसे जोड़े कि हमें 4 ओम का एक प्रतिरोध मिले, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनको हम ऐसा जोड़े कि हमें 1 ओम का एक प्रतिरोध मिले, ठीक है। तो हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं कि या तो हम जा करके बाजार से एक नया खरीद लाएं, या तो इन दोनों का ऐसा हम जोड़ करें कि जिससे हमें 4 ओम का एक प्रतिरोध मिल जाए। तो ऐसा फिजिक्स में पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं कि इन दोनों प्रतिरोध को जोड़ने पर हमें एक 4 ओम का प्रतिरोध मिल सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के संयोजन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिरोधों को किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं और हम अपनी इच्छित प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। तो प्रतिरोधों का संयोजन इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। ठीक है। तो इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोधों का संयोजन है ये दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक है श्रेणी क्रम संयोजन। फर्स्ट क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा हमारे पास क्या है? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? दो प्रकार से संयोजनों का, प्रतिरोधों का संयोजन कर सकते हैं। एक क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे? इसमें देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन, हेडिंग लगाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसमें हम प्रतिरोधों का इस प्रकार संयोजन करते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार से किया जा सकता है।
प्रकार से किया जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है। इसी प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले प्रतिरोध का, ठीक है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, समझ आया? तो अभी देखेंगे यहाँ पर हम प्रतिरोधों का संयोजन। माना यहाँ पर हमारे पास कोई 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, माना प्रतिरोध क्या है हमारे पास, R1, R2 तथा R3 है। ये हमने कोई 3 प्रतिरोध लिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनका हम करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पर देखो, यहां से ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये हो गया R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3। ठीक है, ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर एक हमने की लगा रखी है इस तरह से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। ये V वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब देखो इनके बीच बिंदु देखो क्या क्या है। इनके बीच के बिंदु हैं, ये पॉइंट हो गया A1, ठीक है, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D। ठीक, A B C D के बीच में 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब इनके देखो विभवांतर जो होंगे, हर एक जब बिंदु बदलते हैं तो क्या बदलता है, प्रतिरोध विभवांतर बदलता है। ठीक है, तो इनके बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो इनके बीच का विभवांतर, ये इसका विभवांतर हो गया, ये इसका विभवांतर हो गया, ये इसका विभवांतर हो गया। ठीक है, तो 3 प्रतिरोध हो गए, तो 3 विभवांतर हो गए। अब देखो यहां से देखो हमने ये भी बताया था, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, तो जो विद्युत धारा है वो प्लस से हमेशा दूर की तरफ होती है। ठीक है, तो प्लस से विद्युत धारा दूर जाती है I, यहाँ पे विद्युत धारा जाएगी I, और इस प्रकार से इसमें भी विद्युत धारा I जाएगी। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, समान होगा, सभी में विद्युत धारा इक्वल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर विद्युत धारा का कोई भी विभाजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक बात देखो यहाँ पे, जैसे ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप, इसका एरिया A1, A2 और A3। अगर हम यहाँ से 5 लीटर 10 लीटर पानी डालते हैं, ठीक है, तो वही 10 लीटर पानी यहाँ इस पाइप से भी जाएगा, वही 10 लीटर पानी इस पाइप से भी जाएगा। यानी यहाँ पर पानी की वैल्यू नहीं बदलने वाली है।
ठीक है। तो उसी प्रकार अगर धारा आई यहाँ से जा रही है तो वही धारा इस प्रतिरोध में भी जाएगी, वही धारा इसमें भी जाएगी, वही धारा इसमें भी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर धारा का मान क्या रहेगा, नियत, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते चले। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा क्या रहेगी, नियत रहेगी। विद्युत धारा आई क्या होगी, नियत। विद्युत धारा यहाँ पर क्या रहेगी, नियत रहेगी, ठीक है। अब जो विद्युत विभवांतर है, विभवांतर, तो विभवांतर आपका नियत नहीं रहेगा। विभवांतर देखो यहाँ पर बदल रहा है। विभवांतर जो है V नॉट इक्वल टू नियत, ठीक है। ये नियत नहीं है, विभवांतर क्या है, बदल रहा है। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओम का नियम, ठीक है। तो देखो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओम का नियम क्या था, V इक्वल टू, ठीक है, V इक्वल टू I इंटू आर, ये है ओम का नियम, ठीक है। तो हम सभी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर विभवांतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर विभवांतर क्या हो जाएगा हमारे लिए, V1 इक्वल टू V1, देखो V1 इक्वल टू I इंटू R1, क्योंकि विद्युत धारा तो सेम है तो सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है। V2 इक्वल टू I इंटू R2, V3 इक्वल टू I इंटू R3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी के लिए प्रतिरोध का मान निकालेंगे विभवांतर, ठीक है। सबको जोड़ लेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, सबको जोड़ लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये जो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे V बराबर इन सब की वैल्यू, और इन सब की वैल्यू क्या है, देखो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो I का मान सभी में नियत है, ठीक है, I का मान सेम है। तो यहाँ पर हम I को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक तुल्य प्रतिरोध लेके आते हैं। देखो V की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर I इंटू R रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक ऐसा प्रतिरोध ला रहे हैं जो इन तीनों के क्या हो, तुल्य हो, इन तीनों के बराबर हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम एक ऐसा प्रतिरोध लेके आ रहे हैं तो देखो तुल्य प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर हमने एक देखो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक प्रतिरोध लगाया है, इसको हम लोग बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध से क्या होता है कि ऐसा प्रतिरोध, जैसे यहाँ पे 3 प्रतिरोध लगे हैं तो 3 प्रतिरोध की जगह एक ही काम करें, ठीक है, इन सबके बराबर हो। जैसे 6 लेबर एक साथ काम कर रहे हैं तो उसकी जगह हम एक ऐसा लेबर ले आए जो अकेला उन 6 के बराबर काम करे, तो हम लोग उसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध ले रहे हैं, R तुल्य, और इसके बराबर करते हैं। तो I बराबर देखो R तुल्य, R इक्विवेलेंट बोलते हैं तो इसको हम लोग EQ लिख देते हैं, ठीक है। और I कॉमन है, इसके बाद R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ऐसा करते हैं। अब देखो यहाँ पे I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R, ये आ जाएगा हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर R तुल्य, अगर N प्रतिरोध हो तो N प्रतिरोधों के लिए, N प्रतिरोधों के लिए, ठीक है। तो N प्रतिरोधों के लिए क्या हो जाएगा, मान लो R1, तो R तुल्य बराबर
बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn। ठीक है, तो ये n प्रतिरोधों के लिए हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध हैं, मान लो R1 बराबर 1 ओम, ठीक है, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम है, इनको आप जोड़िए तो R इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर कितना आ गया, 6 ओम आ गया। यानी R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो इन तीनों प्रतिरोधों से बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन है तो। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद में पढ़ेंगे समांतर क्रमों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन देखेंगे कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरे पहले बिंदु से तथा दूसरे सिरे के प्रतिरोध के दूसरे सिरे पहले बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, संयोजन होता है इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक ये प्रतिरोध है इस तरह से, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, और ये सभी प्रतिरोध इससे जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। और इस प्रतिरोध को हमने जोड़ दिया है बैटरी से। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये प्रतिरोध हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे की लगा दो तो ये हो गई थी। अब देखो यहाँ पर एक बिंदु हमारे पास ये है, A सिरा है और ये B सिरा है। तो देखो R1 प्रतिरोध, R2 तथा R3 इन तीनों के प्रतिरोधों के पहले सिरे A बिंदु से जुड़े हुए हैं और इनके दूसरे सिरे B बिंदु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी संयोजन होता है तो हम इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, यहाँ से देखो जो विद्युत धारा है वो इस तरह से प्रवाहित होगी, I इसमें जाएगी I और इसमें इस तरह से प्रवाहित होगी। अब देखो आगे जा करके ये विद्युत धारा 3 भागों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखो इसमें जाएगी विद्युत धारा I1, इसमें हो जाएगी I2 और इसमें विद्युत धारा I3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, एक रास्ता है और यहाँ से ये 3 पाइप आगे जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अब यहाँ से अगर आप क्या करते हो, 10 लीटर पानी डालते हो तो कुछ लीटर पानी इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, अलग अलग भागों में बट जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार धारा है। लेकिन यहाँ पर देखो बिंदु एक ही है, तो यहाँ पर जब बिंदु एक है तो विभवांतर एक ही रहेगा। ठीक है, तो विभवांतर यहाँ पर क्या हुआ, एक ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर विभवांतर क्या रहेगा, नियत। विभवांतर
V क्या है, नियत है, ठीक है। और विद्युत धारा यहाँ पर नियत नहीं रहेगी, धारा I नियत नहीं है, ठीक है। विद्युत धारा नियत नहीं है, विभवांतर यहाँ पर क्या है, नियत रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी में देखो I इक्वल टू क्या हो जाता है, I1 इक्वल टू, यहाँ पर I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, ठीक है, V अपॉन R1। और I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R3, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, ओम का नियम लगा दिया है, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ओम का नियम लगा दिया है, ठीक है। ओम का नियम लागू कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ओम का नियम है, तो यहाँ ये सभी लगा दिए। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2, समीकरण 3। अब इन तीनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर नोट करो, फिर ऊपर चलते हैं, ठीक है। देखो इधर तीनों समीकरणों को हम करेंगे नोट, ठीक है। देखो तीनों समीकरणों को जोड़ने पर लिखेंगे, तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है। तीनों समीकरणों को जोड़ लेंगे तो देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V अपॉन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I बराबर, और इसमें क्या हो जाएगा, इन सबकी वैल्यू रख दो, तो इन सबकी वैल्यू रखेंगे क्या, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, इस तरह से रखेंगे। और इसकी जगह हम क्या दे देंगे, एक धारा I देंगे, I बराबर, यहाँ से देखो V कॉमन है, तो हम V सभी से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचा, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओम के नियम से एक हम इनकी जगह क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे। ये रहेगा हमारे पास एक तुल्य प्रतिरोध, R क्या है, एक तुल्य यानी इक्विवेलेंस, इसको बोलते हैं R तुल्य। तो हम यहाँ पर एक ऐसा प्रतिरोध लगा रहे हैं जो इन तीनों के बराबर काम करे, ठीक। तो उसको हम लोग बोलेंगे R तुल्य प्रतिरोध, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, I इक्वल टू V अपॉन R तुल्य, ठीक है। तो ये I की जगह हम यहाँ पर रख देंगे, इसमें, इस समीकरण 4 में, इसको बोलेंगे समीकरण 4, ठीक है। इस समीकरण 4 में रख देंगे, तो देखो यहाँ पर V बराबर R तुल्य बराबर V R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, ठीक है। ये हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। अगर हमारे पास n प्रतिरोध हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए, प्रतिरोधों के लिए, तो देखो n प्रतिरोधों के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन Rn, इसको हम लोग बोलते हैं n प्रतिरोध के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है, इसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिए R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम है, ठीक है। अब इनको हम संयोजित कर रहे हैं, तो R तुल्य
बराबर 1/1, 1/2 प्लस 1/3। इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 प्लस 3 प्लस 2 नीचे हो जाएगा 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 तो 11/6। अब देखो यहाँ पर आर टूली की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर टूली बराबर 6/11, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी ये है 0 बार में लेके जाएंगे 6 पॉइंट लगाएंगे 11, 25, 55, यानी आर टूली की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 0.55 ओम। यानी ये कह सकते हैं कि इसमें से जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं उन सबसे छोटा प्रतिरोध ये आएगा। तो इस प्रकार से हम जान जाएंगे कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम संयोजन है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन।